आज मैं आपको ये 250 पेजेस की बुक को समराइज करके उसके कुछ की कंसेप्ट्स आपको समझाने वाला हूँ। ट्रस्ट मी, ये बुक आपकी पैसों को लेके जो आज तक सोच बनी है उसे कंप्लीटली चेंज करने की पोटेंशियल रखती है और ये चीज आपके सामने इस वीडियो के एंड तक प्रूव हो ही जाएगी। देखो, ये वीडियो किसी भी नॉर्मल बुक समरी जैसे नहीं होने वाली। सबसे पहले तो इसे 1.25x पे प्ले करो फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस, ताकि आप कम टाइम में इसके सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर पाओ। और स्पेसिफिकली इस वीडियो में मुझे आपके इंटरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। टोटल 7 पॉइंट्स है और हर पॉइंट के बाद मैं आपको एक सवाल पूछने वाला हूँ जिसका जवाब आपको कमेंट्स में देना है। और जो भी आपका जवाब होगा ना, वो आपके जैसे कई सारे स्टूडेंट्स और लर्नर्स की हेल्प कर सकता है। तो ज्यादा सोचना मत, जो भी आपके दिल में आए बिंदास आंसर करना, क्योंकि हमारे एग्जाम की तरह ना यहाँ पे कोई गलत या फिर सही जवाब नहीं होने वाला। उन जवाबों को लेके सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होगा, सबका अपना अपना अलग नजरिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1 फ्रॉम द साइकोलॉजी ऑफ मनी। पॉइंट नंबर 1, फाइनेंशियल डीएनए। इस बुक में ना एक ऐसी चीज कही गई है कि तुम्हारे मनी डिसीजंस तुम्हारे फाइनेंशियल डीएनए पे डिपेंड करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, पैसे और इमोशन का कनेक्शन ना बहुत ज्यादा पर्सनल होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दूसरों के फाइनेंशियल डिसीजंस को जज करते हैं। एक बंदा अगर लैविश खर्चे करे या फिर महंगे ब्रांड जैसे गुची, प्राडा के लाखों रुपए के कपड़े पहने, तो हम लोग उन्हें क्या कहते हैं? देखो, ये इंसान पैसे कितने वेस्ट कर रहा है, इससे अच्छा कहीं अच्छे काम में लगा देता अपने पैसे को। और वही दूसरी तरफ मान लो अगर कोई ओवरली कंजर्वेटिव है तो हम लोग उसे कंजूस कहते हैं। पर एक्चुअली में सच तो ये है कि तुम्हारे फाइनेंशियल डिसीजन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, अपब्रिंगिंग और एनवायरनमेंट के रिफ्लेक्शन होते हैं। इमेजिन करो कि ये तुम्हारे फिजिकल डीएनए की तरह है। जैसे जीन्स तुम्हारे लुक्स या फिर हेल्थ को डिफाइन करते हैं, वैसे ही तुम्हारा फाइनेंशियल डीएनए ये डिफाइन करता है कि तुम पैसों को कैसे देखते हो। एक हाथ पे कुछ लोग अपने पेरेंट्स को बिल्स के साथ स्ट्रगल करते हुए देखते हैं, और वही दूसरी तरफ कुछ लोगों को बिना मांगे हर बार मार्केट का लेटेस्ट स्मार्टफोन या फिर गैजेट इजीली मिल जाता है, क्योंकि उनके फैमिली के पास ऑलरेडी बहुत सारे रिसोर्सेस है। इस चीज को ना बिहेवियरल फाइनेंस में रीसेंसी बायस कहा जाता है। अब सिंपल भाषा में इसका मतलब ये है कि हम लोग हमेशा अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और उसके ही बेसिस पे हमारे फ्यूचर के सारे डिसीजंस लेते हैं। एग्जांपल के लिए मान लो कि अगर तुमने एक बार स्टॉक मार्केट में पैसा लूज किया है तो तुम दोबारा इन्वेस्ट करने से डरते हो। इवन अगर तुम्हारे सामने कोई डेटा रख दे और ये डेटा प्रूफ भी करे कि लॉन्ग टर्म में तुम्हारा फायदा हो सकता है, फिर भी तुम डरोगे क्योंकि तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस तुम्हें हॉन्ट करते हैं। देखो, मुझे याद है कि मैंने हमेशा अपने पेरेंट्स को देखा हुआ है कि वो सेविंग्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते थे और हमेशा अननेसेसरी खर्चे को अवॉइड करते थे। तो जब दोस्तों के पास कॉलेज में महंगी गाड़ियां थी, कोई केटीएम लेके आता था तो कोई रॉयल एनफील्ड, लेकिन मैं जाता था अपनी पैशन प्रो पे। देखो यार, दिल में तो मेरे भी आता था कि यार कभी ना कभी अपने पास वो सेम गाड़ी जरूर होनी चाहिए जो उनके पास है। बट फिर रुक के हमेशा खुद से एक सवाल पूछा करता था, ये सब छोटी मोटी चीजें जो मैं चाह रहा हूँ, क्या मुझे इनकी सच में जरूरत है, या फिर ये बस एक सोशल प्रेशर का हिस्सा है, या फिर मैं सिर्फ अपने उन दोस्तों में कूल दिखना चाहता हूँ जो खुद अपने बाप के पैसों पे जिंदगी गुजार रहे हैं। जब ये रियलाइजेशन आपको हिट करता है ना, तब आप अपने घर वालों से चीजें मांगना ही बंद कर देते हो। देखो, हर किसी के लाइफ में ना एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जरूर होता है। तो ये रहा मेरा पहला सवाल। रुक के जरा सोचो अपने लाइफ के उस टर्निंग पॉइंट के बारे में कि वो क्या था। क्यों आप पैसे कमाना चाहते हो, क्यों आप पैसे के पीछे इतना भाग रहे हो? अपना जो वाई रहेगा वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू पॉइंट नंबर 2, कंपाउंडिंग इज द किंग। देखो, कंपाउंडिंग ना कोई कंसेप्ट नहीं है, इट्स द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन वेल्थ बिल्डिंग। वॉरेन बफेट ना बिलियनर एक दिन में नहीं बने थे। वैसे तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि उन्होंने अपने लाइफ के पहले 60 साल तक उतना ज्यादा पैसा कमाया भी नहीं था जितना आज उनके पास है। 60 ईयर्स तक उनके पास सिर्फ $1 बिलियन थे जो उन्होंने अपनी 10 साल की उम्र से इन्वेस्ट कर करके बनाए थे। लेकिन बस अगले 30 सालों में यानी अपने 90s में उनकी नेटवर्थ $100 बिलियन क्रॉस कर गई। ठीक से सुनना, 1 बिलियन से 100 बिलियन जाना एक बहुत बड़ा नंबर होता है और यही चीज है कंपाउंडिंग का मैजिक। जब भी तुम अपने इन्वेस्टमेंट्स को टाइम देते हो तो पैसा एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। हम सबकी ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम इम्पेशंस है। हम ना अपने पेड़ को कभी बढ़ने नहीं देते और टाइम से पहले उसे काट देते हैं। याद रखना, इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है अर्ली स्टार्ट करना और लंबे टाइम तक होल्ड करना। और आप में से अगर कोई 15-20 साल का है तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है उसके लिए। छोटी अमाउंट से शुरू करो, लेकिन शुरू तो करो। 500 रुपीज पर मंथ का भी इन्वेस्टमेंट डेकेड्स में लाखों रुपए में बदल सकता है। याद रखना, आपके पास पैसा नहीं है, आपकी अमाउंट भले ही छोटी है, लेकिन आपके पास टाइम है जो आपकी सबसे बड़ी एसेट है। और तुम्हें याद ही होगा जब क्रिप्टो मार्केट में पहली बार आया था तो बहुत सारे लोगों ने उसे डाउट किया था। किसी को लग ही नहीं रहा था कि यहाँ से पैसे भी बन सकते हैं, कि ये एक्चुअली कोई मीडियम है इन्वेस्टिंग का। एक ना फन फैक्ट बताता हूँ, जब बिटकॉइन पहली बार लॉन्च हुआ था तब उसका प्राइस उस वक्त पे सिर्फ $0.003 था। हाँ, ये वही बिटकॉइन है जिसका प्राइस आज की डेट में 83,72,261 रुपीज है। और आप यकीन नहीं करोगे,
आज से ठीक 2 महीने पहले ये रफली 57 लाख रुपीस पे था। लिटरली 26 लाख रुपीस सिर्फ 2 मंथ्स में बढ़े हैं। आज की डेट में क्रिप्टो ने अपनी मार्केट में पहचान बना ली है और जहाँ पे ना लोग पहले से सिर्फ एक स्पेकुलेटिव एसेट मानते थे, अब वो उसे सीरियस इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन की तरह देखने लगे हैं। इथेरियम का केस भी ना बड़ा सिमिलर था। जब इथेरियम लॉन्च हुआ था तब उसका प्राइस अराउंड $0.003 था, यानी रफली अराउंड 15 पैसे, और आज की डेट में उसका प्राइस ऑलमोस्ट अराउंड 3,07,528 रुपीस है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे इन क्रिप्टो करेंसी जब ये लॉन्च हुआ था। अगर आपने बिटकॉइन में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज आपके पास लगभग अराउंड 30 to 35 बिटकॉइंस होते। अब 30 to 35 बिटकॉइंस की वैल्यू आज की डेट में रफली अराउंड 29 करोड़ रुपीस है। और अगर आपने इथेरियम पे इन्वेस्ट किया होता तो आपके पास 30,000 रुपीस की इन्वेस्टमेंट के ऊपर अराउंड 33,000 इथेरियम होते, और आज की डेट पे 33,000 इथेरियम की वैल्यू 1000 करोड़ रुपए है। तो आप समझ रहे हो ना इसे। अगर आपने उस वक्त पे रिस्क लिया होता तो आज आपकी लाइफ सेट हो सकती थी। जब मार्केट नया था लोग सोच रहे थे कि ये सिर्फ एक बबल है, लेकिन जो लोग अर्ली इन्वेस्ट कर रहे थे उन्होंने काफी ज्यादा पैसा कमा लिया इससे। बिटकॉइन का अगर आप पिछले 5 सालों का ग्राफ देखोगे तो आपको वो ऊपर जाते हुए ही दिखेगा। वैसे ना ये टाइम अभी गया नहीं है, ये क्रिप्टो का मार्केट और भी ज्यादा बूम होने वाला है। अभी यूएस के इलेक्शन की वजह से क्रिप्टो ने एक ऑल टाइम हाई टच किया है और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये मोमेंटम और भी ऊपर जा सकता है। मतलब ये बिल्कुल सही वक्त है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का। लेकिन कौन सा प्लेटफॉर्म सेफ और सिक्योर है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए? अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो इंडिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनस्विच के साथ कीजिए। और अब आप यहाँ पर क्रिप्टो फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हो, जहां आपको मिलती है लोएस्ट फीस, 350 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स और अप टू 25x लेवरेज। मतलब अगर आपके पास 1000 रुपए है ट्रेड करने के लिए, यू कैन ट्रेड विद 25,000 प्लस। अगर आप फ्यूचर्स में नए हो तो पहले 15 दिन के लिए मिलता है 100% फी रिबेट, मतलब आप अपनी फीस को सेव करोगे। कॉइनस्विच फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है और 2 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स ने इस प्लेटफॉर्म पर अपना ट्रस्ट दिखाया है। और एक और जबरदस्त फीचर है यहाँ पे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का। आपको बस अपना पैसा इन्वेस्ट करना है और ये ऑटोमेटिकली ग्रो होगा अश्योर्ड प्रॉफिट्स के साथ। आप लिटरली सोते सोते भी पैसे कमा सकते हो। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप भी जाके डाउनलोड करना। और सबसे अमेजिंग बात, कॉइनस्विच अब दे रहा है 1% कैशबैक और पहले 30 दिनों के लिए 0 ट्रेडिंग फीस। देखो कॉइनस्विच पर प्रूफ ऑफ रिजर्व्स भी मेंटेन किया जाता है। टोटल कस्टमर होल्डिंग्स है 1952.81 करोड़ और टोटल कॉइनस्विच होल्डिंग्स है 2514.91 करोड़। ये दिखाता है उनकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ को। कॉइनस्विच की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगी, तो अभी डाउनलोड कीजिए और अपनी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कीजिए। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. And that brings me to point number 3, pessimism and money. देखो एक चीज ना आपने भी नोटिस की होगी कि हम लोगों में पैसे पाने की खुशी से ज्यादा पैसे खोने का डर रहता है। इससे नेगेटिविटी बायस कहा जाता है, which means a psychological tendency to focus on negatives only। और ये कहीं ना कहीं हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को डीपली इंपैक्ट करता है। इसीलिए हम लोग मार्केट डिप होने पर इन्वेस्ट करने से डरते हैं या फिर पहली प्रॉब्लम आते ही पैनिक करके सारे स्टॉक्स सेल कर देते हैं। अगर आपको 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस याद है तो बहुत सारे लोगों ने डर के मारे अपने इन्वेस्टमेंट्स बेच दिए थे और लॉसेस लॉक कर लिए थे, ये सोच के कि और ज्यादा लॉस नहीं चाहिए हमें। लेकिन जो भी लोग इन्वेस्टेड रहे उन्होंने लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा पैसे कमाए। ये ना सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, ये आपके लिए एक लेसन है फियर को ओवरकम करने का। देखो कॉशियस रहना बहुत जरूरी है, पर अगर फियर तुम्हें कैलकुलेटेड रिस्क लेने से रोकता है तो प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। जब अगली बार तुम्हें डर लगे तो अपने आप से बस एक सवाल पूछो, क्या मैं अपना डिसीजन फैक्ट के बेसिस पे ले रहा हूँ या फिर फीलिंग्स के बेसिस पे? ये सिंपल प्रैक्टिस ना तुम्हें इंपल्सिव एक्शंस लेने से रोक सकती है। तो द क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू ऑल इज, क्या आप अपने डिसीजंस फैक्ट के बेसिस पे लेते हो या फिर अपने फीलिंग्स के बेसिस पे? एंड दैट ब्रिंग्स अस टू पॉइंट नंबर 4, 2 फॉरगॉटन एलिमेंट्स। देखो फाइनेंशियल सक्सेस के लिए और पैसे कमाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स कैलकुलेट करते हैं, मार्केट एनालिसिस करते हैं और नए ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे हम लोग भूल ही जाते हैं, विच इज पेशेंस एंड अडेप्टेबिलिटी। ये 2 क्वालिटीज एक अच्छे इन्वेस्टर और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेस्टर के बीच का एक रियल डिफरेंस बनती है। पीटर लिंच जो एक लेजेंडरी इन्वेस्टर थे, उन्होंने हमेशा यही एडवाइस दी थी, इग्नोर द नॉइस, स्टे इन्वेस्टेड। देखो मार्केट का तो नेचर ही है वोलेटाइल होना, लेकिन उन्होंने हमेशा होल्ड करके रखा और इतने पैसे देखे कि आप सोच भी नहीं सकते। इसको ना आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो किसी ने 2010 में टेस्ला का कोई स्टॉक खरीदा था। उसने जब पहली बार स्टॉक खरीदा था तब टेस्ला एक नीश इलेक्ट्रिक कार कंपनी थी, जिसे ना हर कोई बस क्रिटिसाइज करता था। हर मार्केट क्रैश के टाइम पे लोग उसके स्टॉक्स को बेचा करते थे, पर अगर उस बंदे ने पेशेंस और कन्विक्शन रखा तो आज वो एक मिलियनेयर होता। देखो बिहेवियरल फाइनेंस तो ये कहता है कि लोग लॉसेस को ज्यादा पर्सनली लेते हैं और कहीं ना कहीं पे गेन्स को या फिर प्रॉफिट्स को लेस रिवॉर्डिंग समझते हैं, और इसका रिजल्ट लोग बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं और अपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। सो माय क्वेश्चन नंबर 3 फॉर यू ऑल इज, ऑनेस्टली खुद को रेट करो ऑन अ स्केल ऑफ 10 कि आपका पेशेंस लेवल कितना है।
1 being the lowest and 10 being the highest। देखो आप खुद को अच्छे से जानते हो और जब तक आप खुद सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते तब तक आप उसे चेंज नहीं कर पाओगे। ये जो पेशेंस की ट्रेट है ना वो टॉप 1% लोगों में भी बहुत ज्यादा कॉमन है जो इस दुनिया के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन है। आप मानो या ना मानो यही वो लोग हैं जो एक्चुअली में इस दुनिया को चलाते हैं। अगर आपको इनके ऐसे और भी पर्सनालिटी ट्रेट्स जानने में इंटरेस्ट है तो द वेल्थ ट्रायंगल इस वीडियो को आई बटन पे क्लिक करके जरूर देखना। ये वीडियो लिटरली एक पॉइंट के बाद आपका दिमाग खोल के रख देगी। एंड नाउ मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 5, द की टू हैप्पीनेस इज इनफ। क्या कभी आपने सोचा है कितना पैसा काफी होगा? ये एक ऐसा सवाल है ना जो हम सबको कंफ्यूज करता है, लिटरली मुझे भी। इसे ना हेडोनिक एडेप्टेशन कहा जाता है, यानी हम लोग ज्यादा पैसा कमाने के बाद भी सेटिस्फाइड क्यों नहीं होते? क्योंकि हर एक नए माइलस्टोन के बाद हम लोग एक नया गोल सेट कर देते हैं और हमारी एस्पिरेशन बढ़ जाती है। 1 लाख के बाद 10 लाख बनाने हैं, 10 लाख के बाद 10 करोड़ बनाने हैं और ये साइकिल कभी रुकने का नाम ही नहीं लेती। मॉर्गन हूसेल जिन्होंने ये बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी लिखी है वो कहते हैं कि ट्रू हैप्पीनेस फाइनेंशियल फ्रीडम से नहीं कंटेंटमेंट से आती है। द रियलिटी इज आज एक मिडिल क्लास फैमिली अगर अपने बेसिक नीड्स मीट करती है और थोड़ा सा सेव करती है तो वो ज्यादा कंटेंट फील कर सकते हैं एज कंपेयर टू एक हाई अर्निंग इंडिविजुअल जो हमेशा नए नए टारगेट्स को चेज करते रहता है। ये ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है लेकिन मैं आज तक खुद भी इसे समझ नहीं पाया हूँ। मैं भी इसी रेस में शामिल हूँ जिसमें आप लोग दौड़ रहे हो। बट जो चीज मैं खुद को हमेशा समझाता हूँ वो ये है कि अपने इनफ को हमेशा डिफाइन करो। तुम्हारे जो अपने गोल्स है ना वो रियलिस्टिक और पर्सनली मीनिंगफुल होने चाहिए। पैसा कमाना है लेकिन कितना पैसा कमाना है और उस पैसे का क्या करना है वो क्लियर होना चाहिए। इसीलिए मेरा क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए यह है कि आपके लिए इनफ का मतलब क्या है? अपने आंसर्स को शेयर करो। एक जेन्युइन अमाउंट लिखो जो आपको मिलने के बाद आप सेटिस्फाइड फील करोगे और आपके सारे एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ये ना आपको एक एक्चुअल रियलिस्टिक गोल सेट करने में बहुत हेल्प करेगी। एंड विद दैट वी मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 6, टेल इवेंट्स। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन शायद एक रैंडम टेल इवेंट हो सकता है? ये जो मैं टेल इवेंट कह रहा हूं ना ये फाइनेंस का सबसे अंडर एस्टिमेटेड कंसेप्ट है। ये ना वो रियर और एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं जो किसी भी सिस्टम के आउटकम को डिस्प्रपोर्शनेटली इंपैक्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट क्रैशेस, सडन टेक स्टार्टअप बूम्स या फिर किसी वायरल आइडिया जैसे एआई का $1 बिलियन इंडस्ट्री में बदल जाना। ऑल ऑफ दीज आर टेल इवेंट्स। ये ना ज्यादा कॉमन नहीं होते पर ये जब भी होते हैं इनका असर एक मैसिव स्केल पे होता है। टेल इवेंट का एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको मैं बताऊं तो जेफ बेजोस का एक आइडिया था ऑनलाइन बुक स्टोर शुरू करने का, पर .com बबल के क्रैश करने के बाद Amazon ने अपना पूरा फोकस डाइवर्सिफाई किया। फिर आया एक अनएक्सपेक्टेड टेल इवेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग का एक्सप्लोजन, जिसने Amazon को AWS यानी Amazon वेब सर्विसेज के थ्रू एक $multi-billion एम्पायर बना दिया। जेफ बेजोस के लिए ना एक छोटे से टेल इवेंट ने अपनी पूरी बिजनेस की ट्रैजेक्टरी चेंज कर दी। दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। ये एक क्लासिक टेल इवेंट है जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वेल्थ वाइप आउट कर गया और पूरी की पूरी इकोनॉमीज और कंट्रीज को डिसरप्ट कर गया। उसके बाद टेल इवेंट्स का अगर और एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको बताऊं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे तब कौन ही फोकस कर रहा था जब टेस्ला ने अपनी जर्नी शुरू की थी। फोर्ड और जनरल मोटर्स जो दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनीज थे वो तो टेस्ला को एकदम नीची नजर से देखते थे, लेकिन एक ऑयल डिपेंडेंट वर्ल्ड में ईवी एडेप्टेशन एक टेल इवेंट बन गया जो टेस्ला के लिए मैसिव फाइनेंशियल सक्सेस लेकर आया। देखो फाइनेंस में ना 80-20 रूल काफी ज्यादा कॉमन है। 80% ऑफ द वेल्थ इज मेड थ्रू 20% ऑफ योर डिसीजंस, और ये 20% डिसीजंस लोगों ने मोस्टली ऐसे ही टेल इवेंट्स के टाइम पे लिए होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज रिसेंटली एक बहुत बड़ा टेल इवेंट हुआ था। अब वो क्या था ये जरा सोच के मुझे कमेंट्स में बताओ। ये एक्सरसाइज ना आपको टेल इवेंट्स पहचानने में हेल्प करेगी ताकि आप अगली बार उन्हें आइडेंटिफाई कर पाओ और उनका फायदा उठा पाओ। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 7, बियॉन्ड ब्लिंग। मेरा ना आज आपसे एक सवाल है, क्या आपको रिच दिखना है या फिर आपको वेल्दी बनना है? रिच और वेल्दी का डिफरेंस समझना यहाँ पे आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग फ्लैशी सुपर कार्स, ब्रांडेड क्लोथ्स और लग्जरियस वेकेशंस के पीछे भागते हैं, पर क्या ये सच में वेल्थ है? द साइकोलॉजी ऑफ मनी इस बुक का ना एक सिंपल प्रिंसिपल है। ट्रू वेल्थ का मतलब है अपने टाइम और चॉइसेस पे कंट्रोल होना। जब तुम्हें किसी भी चीज के लिए स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता और आप अपने खुद के टर्म्स पे जीते हो, दैट इज रियल वेल्थ। इस चीज को ना मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो एक बंदा है जो अपनी ड्रीम कार चलाता है, पर उस कार के EMI का स्ट्रेस उसे हर महीने डिस्टर्ब करता है। उसे वो स्ट्रेस रात को ठीक से सोने भी नहीं देता। वो दिखने में तो रिच लगता है, लेकिन असल में वो फाइनेंशियल फ्रीडम से बहुत बहुत ज्यादा दूर है। और वहीं पे दूसरा बंदा है जो अपनी इनकम का 30% सेव करता है और एक डेप्ट फ्री लाइफ जीता है, यानी उस पे कोई भी लोन नहीं चल रहा। वो एक सिंपल कार चलाता है और अपने फाइनेंशियल डिसीजंस आराम से लेता है। ना तो उसके पास कोई फ्लैशी चीज है और ना ही स्ट्रेस, लेकिन यही वो बंदा है जो असल में फाइनेंशियल फ्रीडम का मजा ले रहा है। देखो इस सोशल मीडिया की एज की वजह से हम लोग मटेरियलिज्म को ही सक्सेस का अल्टीमेट गोल मानते हैं। हम लोग सोचते हैं कि जब मेरे पास लैम्बोर्गिनी होगी, फरारी होगी, तभी मैं अमीर दिखूंगा। देखो अमीर दिखने में और अमीर होने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। इस सोसाइटी ने सिर्फ हमें ये सिखाया है कि ब्रांडेड चीजें और फ्लैशी एसेट्स तुम्हारे लाइफ की वैल्यू बढ़ाते हैं, पर असल में ना ये सिर्फ एक इल्यूजन है। तुम्हारे पास जो गाड़ी है या फिर तुम्हारे पास जो ब्रांडेड वॉच है या फिर ब्रांडेड शूज है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको टेम्पररी हैप्पीनेस दे सकते हैं, लेकिन
वेल्थ का असली मतलब होता है आपके डिसीजंस पर किसी और का कंट्रोल ना होना, ताकि आप अपने टाइम और एनर्जी को प्रायोरिटाइज कर सको और खुद एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सको। अब देखो, ये तो इस बुक का डेफिनेशन है, हो सकता है आपका डेफिनेशन अलग हो। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए ये है कि ट्रू वेल्थ का आपके लाइफ में क्या मतलब होता है। अपने थॉट्स को कमेंट्स में शेयर जरूर करना। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 8, द रियल प्राइस। देखो, हर चीज की ना एक प्राइस होती है, एक कीमत होती है। हर वेल्थ बिल्डिंग डिसीजन के साथ कहीं ना कहीं पे एक ट्रेड ऑफ आता है। क्या आपने कभी शॉर्ट टर्म प्लेजर को सैक्रिफाइस करके लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने की कॉस्ट को थोड़ा सा बारीकी से देखा है? सक्सेसफुल लोग इस कॉस्ट को समझ लेते हैं और कहीं ना कहीं पे उसे एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ जीते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ, मान लो एक स्टूडेंट है जो वीकेंड पार्टीज को अवॉइड करता है और अपने स्किल बिल्डिंग कोर्सेज में इन्वेस्ट करता है। अब अपने दोस्तों के लिए वो बड़ा बोरिंग और स्टूडियस बंदा है, लेकिन उसे खुद को पता है कि वो अपना टाइम सही जगह पे इन्वेस्ट करके अपने लिए कैसी लाइफ बनाना चाहता है। और एक एग्जांपल आपको बताता हूं, मान लो एक एंटरप्रेन्योर है जो अपने फैमिली टाइम का एक पार्ट सैक्रिफाइस करता है अपने स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए। इन दोनों केसेस में एक शॉर्ट टर्म कॉस्ट है, पर उसका एक लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड भी है, जो कहीं ना कहीं पे आगे जाके लाइफ चेंजिंग भी हो सकता है। यहाँ पे बिहेवियरल साइंस का एक और कंसेप्ट आता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी अगर तुम किसी चीज को चूज करते हो तो उसका मतलब ये होता है कि तुम किसी और चीज को रिजेक्ट कर रहे हो। सो माय 7th क्वेश्चन फॉर यू ऑल इज, अपने लाइफ के एक गोल और एक सैक्रिफाइस को लिखो और खुद से बस एक सवाल पूछो कि क्या वो शॉर्ट टर्म लॉस के बदले में लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन दे रहा है। अगर आपका जवाब हाँ है तो आप एक करेक्ट पाथ पे हो। और अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर में अपना एक्सपीरियंस या फिर स्टोरी शेयर करना चाहते हो तो बिंदास करना, हो सकता है तुम्हारा एक्सपीरियंस किसी और को इंस्पायर कर जाए। इसी के साथ हमने साइकोलॉजी ऑफ मनी इस बुक के सारे की कंसेप्ट्स को समझ लिया है और अब आपके ऊपर है कि आप उनका कैसे यूज करते हो। मैं या फिर ये बुक आपको सिर्फ एक रास्ता दिखा सकते हैं, उस रास्ते पे चलना आपको खुद को पड़ेगा। अगर किसी भी पॉइंट पे इस वीडियो ने आप में पैसे कमाने के स्पार्क को जनरेट किया तो एक बार 30 डेज में 1 लाख रुपीस कमाने के रोड मैप वाली वीडियो को भी जरूर जाके देखना। ये वीडियो ऑलरेडी 3 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देखी है। ये नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप गाइड है आपके लिए कि हर एक वीक में आपको क्या क्या करना है और उसे कैसे करना है। एंड हाउ कैन यू रीच 1 लाख इन 30 डेज, आई बटन में इसकी लिंक मौजूद है। और लास्ट में आपको एक और बार याद दिला दूं, एक लॉन्ग लास्टिंग वेल्थ बिल्ड करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कॉइनस्विच आपके लिए सेफ, सिक्योर और एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म है। तो अभी के अभी इसे डाउनलोड करो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मैं मिलूंगा आपको ऐसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।